हाँ जी, स्वागत है आज की क्लास में, राइट? तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे आज की क्लास के बारे में, आज हम लोग जानेंगे जेनेटिक्स से जुड़ी हुई कुछ बातें, राइट? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके लिए जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स का मतलब क्या है, राइट? नंबर 1 चीज, नंबर 2 चीज, यहाँ पे आखिरकार, हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून सभी यहाँ पे मेरे प्यारे सर और मैम का स्वागत है, राइट? भावी फ्यूचर फ्यूचर के जो हमारे सर और मैम हैं, राइट? तो आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे आपके लिए जेनेटिक्स के बारे में, राइट? किसके बारे में जानेंगे? जेनेटिक्स के बारे में, यानी कि अनुवांशिकता के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्या होती है अनुवांशिकता, राइट? तो ये वही अनुवांशिकता है जिसके आधार पे आपके जब मम्मी पापा कहते हैं कि लगता नहीं है कि हमारी औलाद है राइट, लेकिन फिर भी पाल पोस रहे हैं, तो ये वही अनुवांशिकता है जिसके आधार पे, हाँ शिल्पी जी वेरी गुड आफ्टरनून, जो कि यहाँ पे आपका यही होता है जो प्रूफ होता है कि हाँ भाई हम आप ही की औलाद हैं और यहाँ पे आ, हाँ और हम ही जो है आपका वंश चलाएंगे, राइट? तो ये वंश से जुड़ी हुई कहानी है, राइट? अच्छा, सबसे पहले जो हमारा वंश आया था वो रामायण काल में कौन सा वंश था? चंद्रवंश था या सूर्य वंश था? जो वंश है सबसे पहले आया था वो रामायण काल में कौन सा था? चंद्रवंशी थे भगवान राम, या सूर्यवंशी थे? तो यहाँ पे आपके लिए ये है त्रिशूल की 3 बातें। नंबर 1, अगर कभी भी कोई डाउट हो, राइट, तो डाउट आप हमेशा पूछे डाउट सेशन में। ध्यान है किसी को यहाँ पे? श्री रामचंद्र जो है आपके ये सूर्यवंशी थे कि चंद्रवंशी थे? और इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए जो भी टॉपिक रहेगा, राइट, टॉपिक वाइज हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है। और इसके साथ साथ एक चीज और है, वो है रेटिंग। रेटिंग आपको हमेशा देनी है 3 to 4 स्टार। बस यही है यहाँ पे आपके लिए, 3 to 5 स्टार कर सकते हैं, राइट? छोटी छोटी मगर मोटी बातें, राइट? तो ये है तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए देखिए पहले जमाने में क्या होता था? पहले 2 वंश होते थे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, राइट? फिर इसके उसी में आपके राम जी जो हैं ये आपके वो रहे, उसमें एक डिसेंडेंट रहे उनके, ठीक है? पुरु पुरु के बाद यहाँ पे आपके श्री राम आते हैं। तो यहाँ पे दशरथ होते हैं, फिर आपके श्री राम आते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो ये कहते नहीं परंपराएं, राइट, कुछ शब्द देते हैं आपके लिए ऐसे यहाँ पे, परंपराएं, राइट? परंपरा ये हमारी परंपरा में नहीं आता, राइट? खानदान, राइट, खानदान, राइट, इसके अलावा परिवार, राइट, रिश्ते, राइट, रिश्ते। अब जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो कौन ज्यादा जेनेटिकली क्लोज है आपके, आपके ज्यादा जेनेटिकली क्लोज कौन है, कौन होगा? नंबर 1 है आपका जो एक जो आपकी यहाँ पर अगर कहा जाए तो मौसी का बेटा, वो आपसे जेनेटिकली क्लोज होगा। या फिर यहाँ पे आपका जो सगा भाई होगा, जो आपका रियल ब्रदर होगा, वो आपके लिए ज्यादा क्लोज होगा। ब्रदर या सिस्टर, कौन ज्यादा क्लोज होगा यहाँ पे आपके लिए? मौसी का बेटा या आपका सगा भाई? कौन यहाँ पे आपके लिए ज्यादा क्लोज होता होगा? एनीवन, कोई भी सर मैम बता सकते हैं यहाँ पे कौन आपके लिए ज्यादा क्लोज होता है? आपके लिए आपका सगा भाई आपके जेनेटिकली ज्यादा क्लोज होगा, आपके उसके जीन्स ज्यादा मिलेंगे, या फिर आपकी जो मौसी का बेटा होगा उसके जीन्स आपसे ज्यादा मिलेंगे, राइट? तो यहाँ पे जो आपके लिए ऑब्वियस आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑब्वियस आंसर बनेगा यहाँ पे जो सगा भाई है उसके साथ जीन्स जो है आपके वो सेम होंगे, ठीक? तो आपने ये चीज कैसे कही? यहाँ पे आप है, ठीक है, आप है और आपके साथ यहाँ पे है आपके सगा भाई या सगी, सगा भाई या सगी बहन, कोई भी मान लीजिए, ठीक, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपने जब ये क्लोजनेस देखी तो किसके आधार पे देखी? आपने देखा कि हम दोनों के माता पिता एक हैं, हम दोनों के माता पिता एक है कि नहीं? अब वही जो आपकी माता की बहन रही होंगी, आपकी जो माता की बहन रही होंगी, उनका जो आपका बेटा या बेटी है, उसके साथ अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दूरी बन रही है, थोड़ा सा जीन्स में यहाँ पे आपकी दूरी बन गई है ना? और उसके यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसकी जो उसका शरीर होगा वो भी अलग होगा, आपके शरीर से उसका शरीर अलग होगा। क्यों आखिरकार? क्योंकि यहाँ पर हमें वेरिएशन मिला, यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी मिली। यहाँ पे हमें क्या मिली? यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स। तो जब हमें डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स मिलती है, राइट, इसी के आधार पे जो हमारा परिवार है वो आपका लगातार बढ़ता है। हो सकता है कि यहाँ पे जो मेरे पूर्वज रहे हो वो अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि उनके पूर्वज जो हैं उनके बाल घुंघराले थे, उनका रंग काला? कितने लोग मानते हैं इस चीज को?
मतलब आप लोगों में से किसी को ऐसा लगता है कि उनके पूर्वज जो हैं उनके बाल घुंघराले रहे होंगे और उनका रंग जो है वो काला होगा? एनीवन? कोई मानता है यहाँ पे? कोई भी नहीं मानता। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जो अफ्रीका है, राइट, अफ्रीका से ही इंडियंस का उदय हुआ है। अफ्रीकन से ही यहाँ पे आपके इंडियंस का उदय हुआ है। यही आपके असली एंसिस्टर्स हैं, यही आपके असली एंसिस्टर्स हैं। ये जान लीजिए, यही आपके पूर्वज हैं अफ्रीका वाले। इसलिए साउथ इंडिया में अधिकतर आपको काले मिलेंगे, बाल घुंघराले मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे युद्ध कुछ ज्यादा हो गए थे। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो एंसेस्टर्स होते हैं, राइट, वो यहाँ पे आपके जो है अफ्रीका में थे। ठीक, अच्छा, एक चीज और है। तो ये किसके बारे में बात की हमने? एंसिस्ट्री के बारे में बात की। एंसिस्ट्री, एंसिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे आपका इनहेरिटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो ये जितने भी शब्द लिखे हैं आज इन्हीं के बारे में हम लोग आपके साथ में चर्चा करेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है, यहाँ पे आपके लिए जो परंपराएं हैं वो कैसे आती है, राइट। चलिए, तो अगर मैं कहता हूं आपसे यहाँ पे जेनेटिक्स शब्द, पहले इसको समझिएगा। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे आपके लिए जेनेटिक्स शब्द, राइट, तो जेनेटिक्स शब्द का यहाँ पे मतलब होता है आपके लिए अनुवांशिकता। जेनेटिक्स शब्द का मतलब क्या होता है? अनुवांशिकता। क्या मतलब है अनुवांशिकता का? तो अनुवांशिकता का मतलब है यहाँ पे आपके लिए, एक आपके लिए छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके लिए जैसे मान लीजिए ये है अमिताभ बच्चन, राइट, यहाँ पे अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन साहब हैं और इसके अलावा है यहाँ पे आपके लिए मतलब यहाँ पे अमिताभ बच्चन की जो वाइफ, उनका नाम क्या है? कम हाइट में है वो, पहले बहुत अच्छी एक्ट्रेस हुआ करती थी। उनका नाम क्या, कुछ याद है? पहले आपने नाम क्या कि कुमारी लगाती थी अब किसी में। अमिताभ बच्चन की जो वाइफ है, एनीवन? नहीं याद है किसी को? जया बच्चन, ऑफ कोर्स, थैंक यू रीना जी। तो यहाँ पे जया बच्चन साहब है, मैम है, और यहाँ पे आपके अमिताभ बच्चन है, ठीक। जया बच्चन मैम की जो हाइट है वो है यहाँ पे आपकी 4 फीट के अराउंड, राइट। अमिताभ बच्चन की हाइट है 6 फीट के अराउंड। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो इनकी यहाँ पे एक बेटा है अभिषेक बच्चन और एक इनकी बेटी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके लिए जो बेटा और बेटी हुए, यानी अभिषेक बच्चन हुए, उनकी जो सिस्टर है, दोनों की जो हाइट है वो अप्रोक्स 6 फीट है, और यहाँ पे बेटी की हाइट भी अप्रोक्स 5.5 से थोड़ी ज्यादा ही है। समझिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो अमिताभ बच्चन है, राइट, इनका जो एक गुण था वो थी हाइट। क्या थी इनकी? हाइट। तो इनकी जो हाइट है, ये हाइट जो है इनके जीन्स को कैरी किया इन्होंने, इनके जीन्स ने इसको कैरी किया हाइट को, और उसको पहुंचा दिया इनके बेटी और बेटे के पास, राइट। तो यहाँ पे जब आपके लिए जीन्स जो है, राइट, यहाँ पे आपके लिए जीन्स जो है, ये एक तरीके से एक, अगर यहाँ पे कहा जाए कैरियर के माध्यम से, राइट, इसके ऊपर एक टोकरा रखा है करेक्टर्स का, गुणों का एक टोकरा रख करके, तो ये जो जीन जो है आपके, ये जब आपके माता पिता से, पेरेंट्स से होकर के, पेरेंट्स से आपके गुण लेकर के, जब ये बच्चों में यहाँ पे आपके लिए उन गुणों को यहाँ पे आपका पहुंचा देते हैं, इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। यही जेनेटिक्स। अब बताइए, हाँ जी, जितने सर और मैम एक बार बताएं, क्लियर हो गया यहाँ पर? एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछे। डन है? हाँ जी, आप रिप्लाई भी कर सकते हैं, राइट, उससे थोड़ा सा पता चल जाएगा कि हाँ भाई आ चुका है, नहीं आया है, राइट। तो ये है यहाँ पे आपके लिए, एक बार जरा चैट बॉक्स में आ जाएंगे क्या, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको जानने का मौका भी मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो जेनेटिक्स है, अब बड़ा ही संकोच हो रहा है। इतना संकोच क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है सर पता नहीं क्या मतलब पता नहीं कौन सी बात। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये हो गया क्या, ये हो गया जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का मतलब ये होता है कि जो जीन्स है,
वो आपके गुणों को ले जा करके आपके बच्चों तक पहुंचाते हैं। ये जेनेटिक्स है, ठीक। इसी जेनेटिक्स को आप किसी भी पीढ़ी में देखें, रहेगा यही। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब आपके लिए गुण जाते हैं, राइट, तो गुणों में कुछ परिवर्तन भी होने लग जाते हैं, गुणों में कुछ परिवर्तन भी होने लग जाते हैं, मतलब वो सामान्य से अलग होते हैं। जैसे अभिषेक बच्चन है, अभिषेक बच्चन के पूंछ निकल आए ऐसे। इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे उनके सींग निकल आए, राइट। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फल जो है ये इसकी एक्स्ट्रा यहाँ पे आपकी ऑरेंज की यहाँ पे जो है लेयर निकल आई, पत्तियां पत्तियां हरी के साथ साथ यहाँ पे पीली भी हो गई, फूल बेचारा यहाँ पे जो है ये जो है आधा कलर का है, आधा कलरहीन हो गया, राइट। इसके अलावा ये दो कलर का हो गया, कलरहीन तो छोड़ो, ये दो कलर का हो गया। तो जब यहाँ पे जो हमारे गुण होते हैं, राइट, जो हमारे गुण होते हैं, जब इनमें आपका अचानक से बदलाव, नोट कीजिएगा, जब यहाँ पे इनमें अचानक से बदलाव होता है, राइट, तो ये जो अचानक से बदलाव है इसको हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे आपके लिए सडन चेंज कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग उसको यहाँ पे सडन चेंज कहते हैं। तो जब हमारे गुणों में अचानक से बदलाव हो गया, हमारे फूलों का रंग चेंज हो गया, हमारे हाथ पैरों में स्ट्रक्चर अलग हो गया, तो ऐसी स्थिति को यहाँ पे हम लोग आपके लिए जेनेटिक्स का नाम, हम लोग इसको यहाँ पे म्यूटेशन का नाम देते हैं। ये होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? अचानक से एक ऐसा बदलाव जो आपकी अगली पीढ़ी में दिखाई देता है, वो है म्यूटेशन, यानी कि एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड बदलाव। इसके लिए यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे तो आप लोगों ने एक उदाहरण सुना होगा। कितने लोग हैं जिन्होंने ये अखबारों में खबर सुनी है कि गणेश जी का जन्म हुआ? कितने लोगों ने ये खबर सुनी है कि आज लालपुर के गांव में गणेश जी ने अवतार लिया? ये सुना है कभी? या हनुमान जी ने यहाँ पे जो है अवतार लिया? एनीवन? साईं बाबा ने कई बार अवतार लिया है। किसी ने सुना है यहाँ पे कि आपके लिए कभी ये खबर आई हो हेडलाइंस में? एनीवन? नहीं। तो यहाँ पे जब वो खबरें आती थी, राइट, तो इसी को यहाँ पे हम लोग आपका म्यूटेशन के नाम से जानते थे, राइट। इसी को हम लोग यहाँ पे आपका म्यूटेशन कहते थे। अचानक से बदलाव होता था और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता, ये म्यूटेशन था। और वही, अच्छा, इसका म्यूटेशन का आपको एक उदाहरण और सुनाएंगे। हाँ। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये कंफर्म करेंगे एक बार? एनीवन? चलिए, धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए, ठीक, धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए यहाँ पर जो गुण होते हैं, राइट, जैसे एक और आपके लिए उदाहरण बताते हैं। एक और एग्जाम्पल है, वो थोड़ा सा अलग है, राइट। वो अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो हो जाएगा आपके लिए, राइट, वो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो पूंछ निकल आती थी, राइट, जो पूंछ निकल आती थी यहाँ पे आपके बच्चों में, तो बच्चों में हालांकि आज भी पूंछ निकल आती है तो उसको काट दिया जाता है, उसकी सर्जरी हो जाती है पहले से, डॉक्टर सर्जरी कर देते हैं, हटा देते हैं, राइट। तो ये हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो म्यूटेशन है इसमें हो सकता है कि उंगलियां जुड़ भी जाए, ये भी म्यूटेशन है। अगर यहाँ पे बच्चा है उसकी उंगलियां जुड़ जाएं आपस में, भाई देखिए, अगर उंगलियां देख कितनी होनी चाहिए, पूरी अलग अलग होनी चाहिए, अब देखिए इसमें तीन उंगलियां एक साथ जुड़ गई, ये एक म्यूटेशन था। इसके अलावा अगर बात करें तो सफेद तितली हुआ करती थी, काली हुई, धूप में ज्यादा निकली तो काली हो गई तितली। तो यहाँ पे आपके लिए दोनों ही, धूप का मतलब है पॉल्यूशन से, तो यहाँ पे आपके लिए जब ज्यादा पॉल्यूशन में आपका रहेगी ऐसी तितली, तो उसमें भी जो आपके लिए बदलाव हो जाएंगे अनएक्सपेक्टेड, इसी को यहाँ पे हम लोग आपका म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, म्यूटेशन की यहाँ पे परिभाषा क्या लिखी। म्यूटेशन का मतलब है एनी चेंज इन न्यूक्लियोटाइड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो आपके लिए जेनेटिक मटेरियल है, राइट, यहाँ पे जो आपके लिए जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई भी बदलाव कर दिया जाए, आपके डीएनए में, आपके क्रोमोसोम में कोई भी आपका चेंज कर दिया जाए, और अगर वो आपके यहाँ पर जो है पीढ़ी में पहुंच जाता है, इसी को म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो ये है आपके लिए यहाँ पे म्यूटेशन शब्द। अच्छा, अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपसे तो आपके लिए, यहाँ पे आपके लिए जब हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स के बारे में, राइट, तो जेनेटिक्स का मतलब एक्चुअली में क्या है, इसको समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। आखिरकार वो गुण जो हैं आपके, वो जा कहाँ से रहे, इसको पहले हम लोग बात समझ लेते हैं। तो जब भी अगर आपके लिए यहाँ पे सवाल सवाल आता है कि गुण आखिरकार जा कहाँ, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली में आपके गुण जो है ये क्रोमोसोम में समाहित होते हैं। ये क्या है आपके लिए? ये यहाँ पर आपके लिए गुण सूत्र होता है। ये क्या होता है यहाँ पे आपके लिए?
ये गुणसूत्र होता है, और इस गुणसूत्र को इंग्लिश में हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो इस पे होते हैं आपके सारे गुण। अब कहने को अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे समझिए, मैं कह दूं कि पूरे घर में सामान रखा है। अब आप क्या पूछोगे कि भैया ये बता दो कि मेरा जो अलमारी है वो कहाँ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पूरे घर के यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में जाना पड़ेगा, राइट। तो जब मैं पर्टिकुलर एरिया में जाता हूं उसको मैं जीनोम कहता हूं। मैं क्या कहता हूं, जीनोम। तो हम लोग आ गए यहाँ पे आपके एक कमरे में, ठीक। अब उस कमरे में हम लोगों ने देख ली अलमारी। अब हमें उस अलमारी में रखा हुआ चाहिए था हमें एक डिब्बा, राइट। तो उस अलमारी का जो डिब्बा था वो था यहाँ पे आपके लिए डीएनए, राइट। हमने अलमारी खोली, अब हमने अपना डब्बा एक छोटा सा उसका एक भाग खोजा। तो जब मैंने उस डब्बे को खोजा तो इसको हम लोग यहाँ पे डीएनए के नाम से जान। तो ये घर था, ये घर का कमरा था, ये क्या था, ये वो डब्बी थी। अब उस डब्बी में यहाँ पे हमारे लिए एक जादुई चिराग रखा था ठीक? तो उसको यहाँ पे हम लोग आपके लिए कहते हैं जीन। तो इसका जो छोटा सा पोर्शन होता है, इसी को यहाँ पे हम लोग आपका जीन के नाम से जानते हैं। इसी को यहाँ पे हम लोग आपका जीन के नाम से जानते हैं। तो आपके लिए गुणसूत्र हो गया, गुणसूत्र के अलावा जीनोम हो गया, डीएनए हो गया और जीन हो गया। अब बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अच्छे से आ गया जेनेटिक्स के बारे में, क्या है गुणसूत्र, क्या है डीएनए, क्या है आपके लिए जीन। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया? एक बार जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में आ जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेक्शन हो जाएगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके यहाँ पे जीन हो गया, राइट। जीन के अलावा यहाँ पे आपके लिए डीएनए हो गया, डीएनए के अलावा जीनोम, और यहाँ पे आपकी क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये हो गई चार चीजें जो कि हमारे किसी भी आपके गुणों के लेन देन में आपके उपयोग की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि हमेशा एक आपके लिए पर्टिकुलर यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम। ये घर था, ये क्या था, ये घर था। इस घर के जब मैं अंदर गया तो मुझे मिला जीनोम। ये क्या था, ये यहाँ पे उस घर का एक कमरा था। ये क्या था, यहाँ पे एक कमरा था। और इस जीनोम के मैं अगर और अंदर गया तो मुझे यहाँ पे कमरे में मुझे एक मिली अलमारी। क्या मिली मुझे यहाँ पे, एक यहाँ पे जो अलमारी कहते हैं, यहाँ कहते हैं हम लोग यहाँ पे आपकी, हाँ, अलमारी। और अलमारी में रखा हुआ यहाँ पे आपका सामान वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी, डन। तो घर के कमरे के अलमारी के यहाँ पे डब्बे में जो आपका सामान रखा था वो जी, ये है पर्टिकुलर ऑर्डर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि उस घर की या इस पूरे क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, क्या होगा आपका जवाब? अगर अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, क्या कहेंगे आप? पूछ रहा है कि उस घर की सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होगा। घर होगा, कमरा होगा, अलमारी होगी, या होगी वो आप पे आपकी डिबिया। क्या होगा यहाँ पे आपके लिए जवाब? हम्म कौन सा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आंसर बनेगा यहाँ पे आपके लिए चीज। आसान रहा, इजी रहा, राइट। बस यही सवाल इस तरीके के आएंगे आपके लिए, ठीक। अब इसके अलावा और क्या आएगा, वो सीधे सीधे आपसे इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इनमें से जेनेटिक मटेरियल कौन है। वो यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि इनमें से आपके लिए जैव विविधता के लिए आपके यहाँ पे वस्तु कौन सी है, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो ऑफ कोर्स या तो क्रोमोसोम लिखा होगा या जीनोम लिखा होगा। जीनोम नहीं होगा तो डीएनए लिखा होगा, वरना जीन लिखा होगा। अगर ये चारों चीजें यहाँ पे आपके लिए लिखी हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि ये चारों यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, जब वो एक पीढ़ी से, जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल कहूं या मैं कहूं जीन, इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि यहाँ पे ये जाएंगे आपके पेरेंट जनरेशन से बच्चों की जनरेशन, ठीक। ये होता है जेनेटिक मटेरियल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, राइट। क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, जीनोम क्या है, और इसके अलावा जीन क्या है। अब इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे यहाँ पे जेनेटिक्स में, राइट, तो एक चीज याद रखिएगा कि जेनेटिक्स में आपके लिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें आपके लिए क्रोमोसोम के बारे में, इसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, तो ये जो क्रोमोसोम होता है इसको हम लोग हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। ये क्रोमोसोम यानी जो गुणसूत्र है, इससे यहाँ पे आपके लिए जो सबसे पहला सवाल बनता है आपके एग्जाम में वो ये बनता है कि यहाँ पे जो आपके लिए क्रोमोसोम है, ये सबसे अच्छा किस स्टेज पे दिखता है। यहाँ पे सवाल ये होता है कि गुणसूत्र कोशिका विभाजन के
कोशिका विभाजन के किस फेज में सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। ये है आपके लिए सवाल, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, ये है सवाल। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के किस फेज में सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, राइट। अब यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए 4 ऑप्शन, ठीक है। पहला क्या हो गया, पहला हो गया प्रोफेज, दूसरा बनेगा यहाँ पे आपके लिए मेटाफेज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए तीसरा बनेगा एनाफेज। इतने 3 ही ले लेते हैं, 3 ही में हमें आंसर भी दिख जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर प्रोफेज शुरुआत है, क्या है, शुरुआत है। तो अभी स्पष्ट होना शुरू हुआ है ना। इससे पहले बेचारा जो है यहाँ पे आपका बस ऐसे ही यहाँ पे अपना जो है तन्हा जो है अपना अकेले जो है बैठा रहता है। फिर जैसे ही मेटाफेज आती है, यानी कि आपके यहाँ पर जो है अगली चरण आता है, इसमें ये आपका यहाँ पे फुल्ली एक्टिव होता है। मेटाफेज में आपका फुल्ली एक्टिव होता है ना जगदीश जी। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र कोशिका विभाजन के किस फेज में सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, तो इसका आंसर बहुत ऑब्वियस होता है। यहाँ पे जो आपके लिए आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन, यानी गुणसूत्र के मेटाफेज के सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में आपके लिए गुणसूत्र सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहाँ तक डन है, सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब भी मैं कहता हूं आपके यहाँ पे गुणसूत्र, समझिएगा, जब भी मैं कहता हूं आपके लिए गुणसूत्र, तो होते कहाँ है गुणसूत्र, कहाँ पे होते हैं आपके लिए गुणसूत्र। तो आप हमेशा याद रखिएगा, आपके जो गुणसूत्र है ये आपको न्यूक्लियस में उपस्थित मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, केंद्रक में आपको यहाँ पे उपस्थित मिलते हैं। तो केंद्रक में आपके ये उपस्थित होते हैं, और केंद्रक में उपस्थित होने के कारण ही ये आपके लिए यहाँ पर सेल डिवीजन में भाग ले पाते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। पहली चीज क्लियर हो गई कि गुणसूत्र जो है आपके लिए क्या होते हैं, ये केंद्रक में आपके लिए उपस्थित होते हैं। अब जब भी आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि कैसा दिखता है, यहाँ पे गुणसूत्र जो है ये कैसा दिखता है, ठीक है। इसका यहाँ पे रूप कैसा है आपके लिए, तो अगर मैं कहूं तो ये है इसका एक्स की तरह यहाँ पे आपका इसका रूप। तो जब भी मैं कहता हूं आपसे क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम में आपको यहाँ पे कुछ रूप दिखाई देंगे, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपके लिए जो सबसे साधारण रूप होता है वो होता है ये एक्स, एक्स शेप का ये क्रोमोसोम होता है, जिसके बीच में ये आपका बंधा होता है यहाँ पे। और अगर देखा जाए ध्यान से तो एक्चुअली में ये आपका यहाँ पे दो धागे हैं, दो धागे आपने इसको ऐसे करके रख दिए, दूसरे के ऊपर आर पार करके रख दिए। तो जब दो धागे आपने आर पार करके रख दिए, तो ऐसा भी तो होगा कि यहाँ पे दो धागे आपस में इंटरसेक्ट भी करेंगे, कहीं जाके मिलेंगे। तो ये जो दो धागे जहां जाके मिलते हैं, दो धागों के नाम क्या है, ये क्या है, ये आपके यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड कहे जाते हैं। क्रोमोसोम जो है ये आपके दो सिस्टर क्रोमेटिड से बने होते हैं, राइट। किससे बने होते हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड से आपके लिए बने होते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए सेंटर में कौन आ जाएगा, तो सेंटर में आएगा आपके लिए सेंट्रोमियर। क्या आ जाएगा आपके लिए, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर जो है आपके लिए ये आपका सबसे बीच में आता है, ठीक है। दो सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे इसके उपस्थित होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके किनारों पे, चारों दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ पे जो आपके लिए उपस्थित है उसको टीलोमियर कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, आपका इसको टीलोमियर कहते हैं, किनारा कहा जाता है। जैसे हमारे हाथ पैर के फिंगर टिप्स है ना, ऐसे इसके हाथ पैर की टिप्स जो होते हैं उसको हम लोग किनारा कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, सिर्फ एक छोटा सा सवाल बताइएगा, अगर मैं पूछूं कि आपकी नाक कहाँ है, तो क्या बताएंगे। अगर मैं पूछूं आपसे आपकी नाक कहाँ है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले जवाब क्या आता है। हाँ जी, मेरे सारे भाभी टीचर्स और मैम बताएं जरा, अगर मैंने पूछा आपसे आपकी नाक कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, आपकी जो नोज है वो कहाँ पर है। इसका जो फेस के सेंटर में, राइट, मोनिका, यहाँ पे या तो आप कहेंगे फेस के सेंटर में है, या आप कहेंगे फेस पे है, या आप कहेंगे यहाँ पे आपके ऊपरी हिस्से में। 3 तरीके से इसका जवाब बने, ठीक। तो यहाँ पे इसी तरह अगर मैं पूछ लूं कि आपके लिए जीन नंबर 22 कहाँ पर है, फॉर सपोज जीन नंबर 22 कहाँ है, तो आप कहोगे भाई यहाँ। आप क्या कहोगे, भाई आपके सेंट्रोसोम के इस वाले आपके यहाँ पे पार्ट में स्थित है, इस जगह।
तो जब मैं किसी भी जीन का एड्रेस देता हूँ, उसको समझिएगा, जब भी मैं किसी जीन का एड्रेस देता हूँ, जैसे मैंने आपने मुझे नाक का एड्रेस दिया ना, तो जैसे ही मैं जीन का एड्रेस यानी पता बताता हूँ, तो ये बनता है आपके लिए यहाँ पे लोक, क्या बन जाता है, यही लोकाई, इसको हम लोग शॉर्ट में लोकस के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो ये होते हैं यहाँ पे आपके लिए लोकाई, जो कि यहाँ पे जीन का एड्रेस बताते हैं कि भैया फलाना जीन इस पे है, इस जगह पे है, फलाना जीन उस जगह पर बना हुआ है। तो जीन एड्रेस को ही हम लोग यहाँ पे आपका लोकाई के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, राइट। अब बताइए, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो प्लीज पूछे, या फिर कहिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट है, कोई चीज अगर ना क्लियर हुई हो, राइट। डन है, यहाँ तक डन है, एक बार कंफर्म कीजिएगा प्लीज। चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर, चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, राइट, ये जो है आपके लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं, और ये एक दूसरे से, सकता है धागे आपस में जुड़े हुए हैं, राइट, यही यहाँ पे आपके क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि इसका शेप कैसा है, राइट। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पे आपके छोटे हों, राइट, कुछ यहाँ उससे बड़े हों, कुछ उससे भी बड़े हों, कुछ उससे भी बड़े हों, कुछ उससे भी बड़े हों। हो सकता है इनका काम अलग अलग हो सकता है पहले वाले का काम कुछ और हो, तीसरे का कुछ और हो, पांचवा जो है वहां पे आपका हाइट बने, राइट। हो सकता है यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम का जो साइज है, जो संख्या है, या फिर अगर बात करें तो यहाँ पे जो उसके गुण है वो सब अलग अलग होंगे, राइट। तो अब अगर मुझे यहाँ पर अगर हाँ, अच्छा, यहाँ पे आप लोग को याद होगा जब हम लोग स्कूल टाइम में हुआ करते थे, राइट, तो स्कूल टाइम में जब हमें प्रेयर करनी होती थी, तो प्रेयर के टाइम पे हम लोग कैसे खड़े होते थे, हम लोग प्रेयर करने जाते थे स्कूल में, तो उस टाइम पे हम लोग कैसे खड़े होते थे, उस टाइम पे जब हम लोग लाइन में लगे होते थे तो कैसे खड़े होते थे वहां पे, भाई सबसे छोटा आपका आगे रहता था, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, है ना। तो यहाँ पे जब मैं क्रोमोसोम को अरेंज कर देता हूँ, जब मैं यहाँ पे आपका गुण सूत्र को आपका यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ, अरेंजमेंट किस आधार पे हो रहा है कि भैया ये तुम सबसे छोटे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे जब मैंने हाइट के हिसाब से, उसकी संख्या के हिसाब से जब मैंने उसको अरेंज किया, तो गुण सूत्र के जो अरेंजमेंट होता है, यानी कि उसको यहाँ पे रखने का जो तरीका होता है, इसी को यहाँ पे हम लोग कैरियोटाइप के नाम से जानते हैं, इसी को यहाँ पे हम लोग आपका कैरियोटाइप के नाम से जानते हैं। ये है आपके लिए एक्चुअली में कैरियोटाइप, ये है कैरियोटाइप। तो गुण सूत्रों के यहाँ पे जो अरेंजमेंट का जो आपका तरीका होता है, इसी को हम लोग यहाँ पे आपके लिए कैरियोटाइप कहते हैं। ये सवाल आपके यहाँ पूछा जाता है कि कैरियोटाइप क्या है। सीधी सी बात है कि जब मुझे यहाँ पे जब मैंने अपनी प्रेयर के लिए बच्चों को खड़ा किया, तो मुझे पता था कौन किस आकार का है, तो उसको समझने के लिए ही उसको मैंने कैरियोटाइप का नाम दे दिया, है ना। तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का मैप है, कैरियोटाइप क्या है यहाँ पे, एक प्रकार का मैप है जो हमें बताएगा कि भाई किसका क्या आकार है, किसी क्या यहाँ पे जो है कार्य है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे एक चीज और है, कैरियोटाइप, ठीक। अब मुझे इमेजिन करना है, मैंने क्या किया, मैंने बैठे बैठे उन्हीं बच्चों का यहाँ पे जो है, मैंने उनका डायग्राम बना दिया। मैंने क्या कर दिया, मैंने उनका यहाँ पे जो है एक डायग्राम बना दिया। तो ऐसा कुछ डायग्राम मिलेगा मुझे, भाई सबसे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसी डायग्राम तो मिले, राइट। तो यहाँ पे जब मैंने इमेजिन करके उसको डायग्राम में परिवर्तित कर दिया, तो आपके लिए यहाँ पर डायग्राम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप, यानी जब मैंने आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप, यानी कि जब मैंने कैरियोटाइप का डायग्राम बना के दिया, राइट, जब मैंने आपके लिए कैरियोटाइप का डायग्राम बना के दिया, तो इसको फिर यहाँ पे हम लोग आपका एक शब्द देते हैं, इसको कहा जाता है यहाँ पे इडियोग्राम। यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे आपका इडियोग्राम के नाम से जानते हैं। तो ये है इडियोग्राम, राइट। तो अभी हमने तीन चीजें जानी,
नंबर वन कि कैरियोटाइप का मतलब क्या है? कैरियोटाइप का मतलब है कि यहाँ पे हमने आपके जितने भी गुणसूत्र थे उनको अरेंज किया संख्या के आधार पे, नंबर वन। नंबर टू साइज के आधार पे, नंबर थ्री गुणों के आधार पे, और फिर नंबर थ्री यहाँ पे हो जाएगा कि जब हमने उसको यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से आपका यहाँ पे अरेंज किया तो इसको इडियोग्राम कहा जाता है। हिंदी में इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इसको यहाँ पे आपका इडियोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपके लिए यहाँ पे इडियोग्राम। ठीक, नाउ टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, वरना कहिए तो अब आगे बढ़ते हैं। राइट, डन है, आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो ये अभी हम लोगों ने किसके बारे में जाना, हमें क्रोमोसोम के बारे में। अभी क्रोमोसोम के बारे में आपकी एक चीज और है, छोटी सी चीज है, उसको भी आइए फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे जब भी मैं क्रोमोसोम की बात करता हूँ, जब भी मैं क्रोमोसोम की बात करता हूँ, समझिएगा इसको, तो क्रोमोसोम की यहाँ पे जब भी बात होगी आपके लिए, तो यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या से जुड़ी हुई चीजें आपके लिए जरूर आएंगी। क्रोमोसोम से जुड़ी हुई संख्या की चीजें जरूर आएंगी। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, क्रोमोसोम की संख्या, ठीक है। अगर पूछा जाए कि न्यूनतम किसमें, न्यूनतम जरा ध्यान से देखिएगा, तो न्यूनतम जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है ड्रोसोफिला। न्यूनतम जो आपके एग्जाम में पूछा है वो ड्रोसोफिला है। वास्तविकता में यहाँ पे एक और है ऑस्ट्रेलियन एंड। क्या है आपके लिए? ऑस्ट्रेलियन एंड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की चींटी। राइट, तो यहाँ पे जो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया की जो चींटी होती है, इसमें एक क्रोमोसोम होता है, ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम, है। ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम होते हैं। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जान के हैरानी होगी, गेहूं में, गेहूं और मानव में अगर ध्यान से अगर आप देखें तो गेहूं और मानव में ज्यादा अंतर नहीं, गेहूं और मानव में ज्यादा अंतर नहीं होता है। यहाँ पे अगर गेहूं कहा जाएगा तो इसमें 42 होते हैं, मानव में 46 होते हैं, यानी साइज दर्जन में। ठीक है, तो तो यहाँ पे आपके लिए गेहूं हो गया। गेहूं के अलावा मानव में कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक, अब इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे सबसे कम किसमें है आपका? ऑस्ट्रेलियन आर्ट में आपको। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक किसमें होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक किसमें होते हैं, ठीक है, तो सर्वाधिक को यहाँ पे अगर आपको याद करना है तो दो तरीके से याद कीजिए। एक, नंबर वन, एक अगर पूछे कि जंतु जानवरों में सबसे ज्यादा किसमें, तो आपको बताना है कि हर्मिट क्रैब में होते हैं। कितने होते हैं? इसमें होते हैं आपके हर्मिट क्रैब में सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, और वहीं अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए अगर जीव में पूछा जाए कि जीव में सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा सिलिएटेड पैरामीशियम। तो सिलिएटेड पैरामीशियम में सबसे ज्यादा होते हैं जीव में, और वहीं अगर बात करें जंतुओं में, हर्मिट क्रैब में। ठीक, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सर्वाधिक के लिए केवल 12 की संख्या को याद रखना है। ठीक? ये हो गया 1206 और ये हो गया 1206। ठीक, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपके लिए ये दोनों आपकी यहाँ पे संख्याएं हो जाएंगी, जो कि आपको ये बताती है कि आखिरकार यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी। हर्मिट क्रैब हो गया, और यहाँ पे हो गया आपके लिए यहाँ पे सिलिएटेड पैरामीशियम, प्रोटोजोआ कह सकते हैं इसको, सिलिएटेड प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं इसको। ये हो गया यहाँ पे आपके लिए सिलिएटेड प्रोटोजोआ। एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सही करिएगा, इसको 7 कर देते हैं, इसको 60 कर देते हैं। हाँ ठीक है, इसको 7 कर देते हैं, इसको 60 कर देते हैं। ओके, तो 7 हो गया, उसके अलावा यहाँ पे आपके लिए 1260 हो गया। ठीक है, चलिए अब बताइए, यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? फटाफट बताइएगा, यहाँ तक अच्छे से आ गया, क्लियर हो गया? अगर आपसे क्रोमोसोम की संख्या के बारे में पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पे बता ले जाएंगे? कोई डाउट तो नहीं होगा? राइट,
चलिए धन्यवाद। तो ये हम लोगों ने देखा अभी आपके लिए क्रोमोसोम की संख्या के बारे में, न्यूनतम देखा, सर्वाधिक देखा, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यहाँ पे आपके लिए पौधों में भी होते हैं, राइट, जैसे एल्गी में यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट पाया जाता है। तो ये तो अभी बात हुई किसके बारे में, आपका यहाँ पे संख्या के बारे में, है ना। अब वहीं अगर मैं ले लूं आपके लिए पर्टिकुलरली मानव से, तो मानव से जुड़ी हुई आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं, वो भी एक झलक देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कभी भी आपके लिए मानव से जुड़ा हुआ सवाल आएगा, मानव की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपके लिए, यहाँ पे मानव में अगर बात की जाए तो आपके लिए कुल जो होते हैं वो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 जोड़े, या फिर इसको टोटल हम लोग 46, 23 दूनी कितना होता है, 46 होता है, तो कुल 46 हुआ, समझिएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जब मैं कहता हूँ क्रोमोसोम के जोड़े, राइट, तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की अगर बात की जाए, तो ये आपके लिए दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, राइट, एक क्या होते हैं यहाँ पे आपके ऑटोसोम, और दूसरे होते हैं यहाँ पे आपके लिए सेक्स क्रोमोसोम। एक होते हैं ऑटोसोम, दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, दो होते हैं। ठीक, तो एक ऑटोसोम हो गए, दूसरे यहाँ पे कौन हो गए आपके लिए, सेक्स क्रोमोसोम, समझिएगा। तो जब मैं कहता हूँ आपके लिए ऑटोसोम या और जब मैं कहता हूँ सेक्स क्रोमोसोम, तो ये होते हैं आपके लिए वन पेयर में, राइट, ये क्या होते हैं आपके, ये वन पेयर, एक जोड़े में। और वहीं अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए 22 पेयर यानी 22 जोड़ों में होते हैं आपके ऑटोसोम, यानी आपकी ऑटो में 22 लोग। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं, एक पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम का होता है। इसी के आधार पर जरा देखिएगा हाँ सवाल कैसे होता है, इसी के आधार पर यहाँ पे बच्चे का लिंग ज्ञात किया जा सकता है, बच्चे का लिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे का लिंग किस आधार पे तय होता है, जरा आप लोग बताइएगा, बच्चे का लिंग माता के आधार पे तय होता है या बच्चे का लिंग पिता के आधार पे तय होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यहाँ पे, या ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आप लोग के हिसाब से कौन सा सही होगा, मेरा सब इतना तो जानते हैं, राइट। बच्चे का अगर लिंग निर्धारण करना है तो कौन करता है, माता कर सकती है कि पिता कर सकता है। चलिए रीना मैम, मोनिका मैम, इसके अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर जो पिता होते हैं, ये याद रखिएगा, पिता क्यों, हाँ जी ठीक समझिए सर, आपका सही है। यहाँ पे क्यों आखिरकार, क्योंकि अगर मैंने एक पेयर कहा है ना, तो महिला में आपका अलग पेयर होता है, पुरुष में अलग पेयर होता है। महिला और पुरुष में देखिए कितना अंतर है, जरा देखिएगा, और यही उसके नेचर को भी बनाता है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे, महिलाओं का क्रोमोसोम कितना है, डबल एक्स, समान, महिलाएं स्टेबल होती है मेंटली। और अगर पुरुष का देखा जाए तो वो एक्स वाई होता है, इसीलिए पुरुष जो है अनस्टेबल होता है, क्रोमोसोम का भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपके लिए जो महिला होती है, इसलिए यूजुअली देखिए कभी भी शांत रहती है, राइट, और पुरुषों में आपको ऑफ कोर्स जानते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे डबल एक्स क्या होता है, ये महिला को रिप्रेजेंट करता है, एक जोड़ा है, जैसे ये एक हो गया, ये दूसरा, ये दो जोड़, दो यहाँ पे क्रोमोसोम, एक जोड़ा हो गया, इस तरह से इसमें। तो यहाँ पे ये जो वाई होता है ये डिसाइड कर देता है। कहते हैं कि जिंदगी में अगर आप आज यहाँ हैं, शुक्र मनाइए कि आपने एक जंग जीती थी सबसे पहले, वो थी स्पर्म की जंग, राइट। जो आपका स्पर्म अगर वहां पे अगर ना पहुंचता एग तक, तो आज आप इस दुनिया में नहीं। तो शुक्र मनाइए कि हर इंसान ने अपनी पहली जंग जरूर जीती, तभी वो इस धरती पे आया है, राइट। तो हर एक आदमी विजेता है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर महिला और पुरुष में एक्स एक्स होता है और आपके लिए एक्स वाई होता है, और इसी में अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर आपकी जो ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम के बारे में देखा। अब इसमें आपकी कई सारी खराबियां आ जाती है, इसमें क्या आती है आपकी खराबी आ जाती है, खराबी आ जाती है, आपका जो है ये टूट जाता है कई बार। तो अगर टूट जाता है, खराबी आ जाती है, तो ऐसी दोनों स्थिति में हमें बीमारी होगी, और इन बीमारियों को यहाँ पे हम लोग आपका क्रोमोसोमल डिजीज, इन बीमारियों को यहाँ पे हम लोग आपका क्रोमोसोमल डिजीज के नाम से जानते हैं, यानी क्रोमोसोमल बीमारी के नाम से गुणसूत्र रोगों के नाम से जानते हैं। तो ये है यहाँ पे आपके लिए गुणसूत्र रोग, डन है। ये क्या है आपके लिए, ये है यहाँ पे आपके लिए गुणसूत्र रोग। ठीक, तो अभी तक देखिए हमने कितनी सारी चीजें जानी आपका क्रोमोसोम के बारे में, राइट। तो ये थी यहाँ पे एक छोटी सी कहानी आपके लिए जेनेटिक मटेरियल के सबसे बड़े यहाँ पे प्रतिभागी, जिसको हम लोग यहाँ पे क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और भी कई सारी संख्याएं हैं, आइए दिखा देते हैं।
जैसे अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपके लिए, हाँ जैसे यहाँ पे आपके लिए कैट का 38 क्रोमोसोम है, किंगफिशर में 132 संख्या होती है, टोटल संख्या है ये, पोटैटो में 48 है, 48 है, आलू में हमसे ज्यादा क्रोमोसोम, इसके अलावा गेहूं में 42 है, मैंगो में 40 है, राइस में कम होता है, राइस में चावल में कम क्रोमोसोम होता है। अच्छा, तो क्रोमोसोम के आधार पे हम लोग क्या ऐसा हो सकता है कि जिसमें क्रोमोसोम कम हो वो चीज हमें नहीं खानी चाहिए, ऐसा हम लोग तय कर सकते हैं क्या कि अगर क्रोमोसोम की संख्या अगर आप यहाँ पे आपकी कम हो तो वो हमें नहीं खाना, क्रोमोसोम में जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो, जैसे आलू की ज्यादा है, तो वो हमें खाना चाहिए, ऐसा होता है क्या, बताइएगा। ऐसा नहीं होता, राइट। जो यहाँ पे मेन चीज क्या है, देखिए हमें से एक चीज बता दें, मेन चीज क्या होती है। मेन चीज ये नहीं होती है कितने आप, जरा देखिए फिर यहाँ पे एक फिलोसफिकल बात है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैटर नहीं कर रहे, उन क्रोमोसोम से आपने क्या बनाया वो मैटर, यही लाइफ है। लाइफ में आप सबको यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर मिले हैं, उससे आप यहाँ पे क्या बनाया, यही लाइफ है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करें आपसे तो आपके लिए, चलिए यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे तो आपके लिए यहाँ पर अब अगली चीज है, नेक्स्ट चलिए यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाते हैं, जीन के बारे में। जीन, तो जब मैं कहता हूं यहाँ पे आपके लिए जीन, इस शब्द को समझिएगा, जीन, तो जीन के लिए यहाँ पर आपकी तीन चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आती है। जीन क्या है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके लिए सबसे छोटी कोशिका है। अब इससे जुड़ी हुई यहाँ पे एक थ्योरी है जिसको हम लोग यहाँ पे आपका वन जीन वन एंजाइम के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे आपका वन जीन वन एंजाइम के नाम से जानते हैं, राइट, वन जीन वन एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो ये जो वन जीन वन एंजाइम, राइट, यहाँ पे जो वन जीन वन एंजाइम थ्योरी है, ये आपकी सबसे पहले दी थी बीडल और टेटम। बीडल और टेटम ने यहाँ पे सबसे पहले आपकी ये थ्योरी दी थी। तो बीडल और टेटम की थ्योरी थी आपकी यहाँ पे वन जीन वन एंजाइम। कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब था जैसे हमारे घर में नहीं है, जैसे सारा काम जो है यूजल, ऐसे घर का सारा काम को ज्यादातर कौन करता है, लड़का करता है कि लड़की करती है, सबसे ज्यादा काम कौन करता है घर में, सबसे ज्यादा काम कौन करता है आपका, एक लड़का ज्यादा काम करता है कि एक लड़की ज्यादा काम करती है घर में, हम्म, कौन करता है आप लोग के अकॉर्डिंग कौन करता है, चलिए मोनिका हमने कहा कि लड़की करती है, ठीक है, और उसके अलावा एनी अदर ओपिनियन, लड़कियां ही करती है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, अब हमारे यहाँ क्या प्रथा है, जैसे मान लीजिए एक लड़की, ठीक? अब लड़की से ही यहाँ पे जो है तुम खाना भी बना लेना, ठीक, तुम सफाई भी कर लेना, तुम सब कर लेना, ठीक, लेकिन लेकिन यहाँ पे हमारा शरीर कुछ और, हमारा शरीर घर के बाहर का लड़के करते हैं, हाँ ये भी सही, लड़कियां भी कर देती हैं, ऐसा नहीं, अब तो जमाना चेंज है सब, है ना। तो यहाँ पे अब तो लड़के भी घर का करते हैं सब। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जो लड़की होती है वो खाना जो और यहाँ पे सफाई का काम करती है। बीडर और टेपटन का नहीं, उनका ना, अगर एक लड़की है तो उसको यहाँ पे सिर्फ एक काम दे दो, या तो खाना बनाने का दे दो या तो सफाई करने का दे दो, एक काम दे दो, राइट। अगर एक काम दे दोगे तो यहाँ पे उसी को कहा गया वन जीन वन एंजाइम, यानी एक जीन सिर्फ एक एंजाइम बनाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं बनाएगी। तो ये कहा गया यहाँ पे आपका जीन की यहाँ पे आपके बारे में कि भैया अगर एक जीन है तो वो एक ही एंजाइम बनाएगी, इसका मतलब क्या होता है कि आगे जाकर के वो एक ही प्रोटीन का निर्माण करेगी हमारे शरीर में, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो इसको दिया कब गया था, ये दिया गया था 1958, 1958, 1958 में बीडल एंड टेटम थ्योरी को यहाँ पे आपका दिया गया था। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे जीन के बारे में, समझिएगा इसको, यहाँ पे जो आपके लिए जीन होती है, राइट, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी है, इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म आता है आपके लिए पॉलीजेनिक थ्योरी। पहले पॉलीजेनिक ले लेते हैं, पहले आपके लिए यहाँ पे एक आता है पॉलीजेनिक करेक्टर्स, कहते हैं पॉलीजेनिक करेक्टर्स। तो पॉलीजेनिक करेक्टर्स का मतलब क्या है, पॉलीजेनिक करेक्टर्स का मतलब है कि यहाँ पे आपके लिए जो कई सारे यहाँ पे आपके जो करेक्टर्स हैं, राइट, यहाँ पे जो कई सारे आपके जो गुण हैं,
आपके कई गुण जो हैं आपके, ये आपके एक जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये है पॉलीजेनिक करेक्ट थ्योरी, राइट। ये क्या है आपके लिए? पॉलीजेनिक थ्योरी। यानी अगर एक जीन, अभी हमने क्या देखा, वन जीन वन एंजाइम, यानी कि यहाँ पे कई सारे पॉलीजेनिक करेक्टर्स भी होते हैं। कई गुण जो हैं यहाँ पे आपके, वो आपके एक ही जीन से आपके कंट्रोल होते हैं, राइट। तो इस तरह की थ्योरी को हम लोग यहाँ पे आपका पॉलीजेनिक थ्योरी कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपके लिए प्लियोट्रोपिक थ्योरी होती है, राइट। प्लियोट्रोपिक यहाँ पे आपकी थ्योरी होती है जो कि जीन के कंट्रोल के बारे में बताती है, ठीक। अच्छा, अब अगर यहाँ पे कहा जाए आपके लिए, चलिए तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए अब ये डीएनए हो गया, ठीक है, जीन हो गया, जीन के इसमें और भी कई सारी चीजें हैं। तो अब इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए आएगा डीएनए, राइट। यहाँ पे क्या आएगा आपके लिए? डीएनए। तो डीएनए की अगर कभी भी आपसे बात की जाए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो डीएनए होता है ना, राइट, अगर इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको जो डीएनए दिख रहा है वो आपका ऐसे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके यहाँ पे दो सांप जो हैं आपके, वो कुंडली बना के बैठे, दो सांप जो हैं आपके वो कुंडली बना के बैठे, राइट। तो आपके लिए लेकिन जो डीएनए है वो कैसा दिख रहा है? वो आपको यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड दिख रहा है, और आपको यहाँ पे जो डीएनए है वो कैसा दिख रहा है? वो डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है। तो इस कहने का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि आपके लिए अगर आप ध्यान से देखो तो सेंटर में, ध्यान से देखिएगा, सेंटर में आपको हमेशा यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? न्यूक्लिक एसिड कह दीजिए या नॉन नाइट्रोजनस बेस कह दीजिए, वो मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए इसके किनारे किनारे पे यहाँ पे चीनी होती है, यानी कि शुगर होती है, शुगर होती है यानी कि चीनी होती है। तो ये न्यूक्लिक अम्ल है, ये चीनी है, ये यहाँ पे आपके लिए चाय का पानी है, ये शक्कर है, ठीक है। और पत्ती जो है वो आपकी किनारे पर बंधी, पर पत्तियां तो वैसे भी आपकी किनारे बंधी होती है, तो पत्ती जो है वो आपकी यहाँ पर किनारे बंधी होती है। तो ये क्या है आपकी? ये पत्ती है। तो पत्ती और चीनी को जब मैंने न्यूक्लिक अम्ल में डाला, तो मुझे यहाँ पे बढ़िया सी चाय मिली, जिसको मैंने डीएनए का नाम दिया, जिसको मैंने यहाँ पे आपका डीएनए का नाम दिया, राइट। एक बार देख लीजिए, अगर यहाँ पे कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। ये अभी मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे चर्चा की है डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, right? अभी मैंने जो चर्चा की आपके साथ, ये है आपके लिए डन है, यहाँ तक डन है। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? एक बार प्लीज कंफर्म कीजिएगा, यहाँ तक क्लियर हो गए डीएनए के बारे में? चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए, ठीक है, धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, हाँ जी संदीप सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पे भी उसके बारे में हम लोग आएंगे 2 मिनट के लिए। अच्छा, अब जरा एक चीज देखिएगा कि जब मैंने, अच्छा एक जरा, जो अब हम लोग यहाँ पे आपका चाय बनाते हैं, तो चाय में पहले आप लोग चीनी डालते हैं कि आप लोग पहले चाय की पत्ती डालते हैं? पानी क्या डालते हैं? जैसे पानी डाला, पानी के बाद क्या डालते हैं? पत्ती पहले डालते हैं कि चीनी पहले डालते हैं? सबकी अलग अलग हैबिट होती है, राइट। कुछ लोग यहाँ पे पत्ती डालते हैं, कुछ लोग यहाँ पे आपका चीनी डालते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पर आपके लिए, जब मैंने, याद रखिएगा, जब मैंने पानी में सिर्फ चीनी डाली, पानी में मैंने सिर्फ चीनी डाली, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जब शुगर ने अटैचमेंट किया किसके साथ में? शुगर ने अटैचमेंट किया न्यूक्लिक अम्ल के साथ में। ये जो अम्ल था आपका, जिसको हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कह रहे हैं, तो न्यूक्लिक एसिड के साथ में जब यहाँ पे आपका पहली बार, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? साइड, साइड कहते हैं। और वहीं जब मैंने इसमें अब आपकी पत्ती भी डाल दिया, मैंने क्या कर दिया, आपकी यहाँ पे हरी आप चाय की पत्ती भी डाल दी, तो ये बन गई यहाँ पे आपकी चाय। तो पत्ती को यानी चाय को मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। मैंने यहाँ पे क्या कहा आपके लिए? न्यूक्लियोटाइड। और ये जो पत्ती थी, पत्ती का मतलब फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट यहाँ पे जो ग्रुप था, तो फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने के बाद न्यूक्लियोसाइड, इसको न्यूक्लियोटाइड या फिर डीएनए के नाम से भी जाना। तो ये है आपके लिए यहाँ पे डीएनए। ये दोनों सवाल आते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है, अब आप आसानी से बता सकते हैं।
कि यहाँ पे आपके लिए न्यूक्लियोसाइड क्या है और आपके यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड क्या है, राइट। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने केवल इतना जाना कि यहाँ पे आपके लिए, अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एक हाथ इस दिशा में है और दूसरा हाथ इस दिशा में है। तो मैं कह सकता हूँ ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक नीचे है एक आपका ऊपर है, राइट। तो अगर ये एक नीचे एक ऊपर है तो इसके कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स अपोजिट इन नेचर और तभी एक दूसरे से अट्रैक्ट, समझिएगा। प्रकृति ने भी यही कहा कि अगर ये एक दूसरे से अपोजिट ना होती, सिमिलर होती तो रिपल करती। और 5-5 की दिशा में होता, मतलब कहने का ये और ये अगर एक दिशा में होते, यहाँ पर एक दूसरे के सामने सामने होते तो कभी अटैचमेंट ना होता। अपोजिट थे तो अटैचमेंट होती। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपके लिए ये हो गया, ठीक। अच्छा इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए फॉस्फेट ग्रुप हो गया, शुगर हो गया, बेस हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ऑफकोर्स पेंटोज है तो ऑक्सीजन का यहाँ पे मॉलिक्यूल होता ही होता है, राइट। यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाते हैं कि यहाँ पे अगर कभी भी कहा जाए आपके लिए शुगर, राइट, तो शुगर कौन सी थी यहाँ पे आपके लिए? शुगर थी यहाँ पे आपके लिए पेंटोज शुगर। शुगर कौन सी थी? शुगर थी यहाँ पे आपके लिए पेंटोज शुगर। 5C कार्बन, यहाँ पे 5C कार्बन होता है, एक ऑक्सीजन लगा होता है। तो पेंटोज शुगर कैसी होती है? यहाँ पे आपके लिए ये पेंटोज शुगर, इसको हम लोग राइबोज और डीऑक्सी और डीऑक्सी राइबोज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम लोग राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के नाम से जानते हैं। तो ये है यहाँ पे आपकी डीऑक्सी राइबोज और ये है आपके लिए राइबोज शुगर। देखिए इसमें जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिख रहा है जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन गायब। तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको मैंने कहा डीऑक्सी, तुम नहीं, राइट। तो ये तो था शुगर के बारे में। शुगर के अलावा अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपके लिए एक चीज और होती है, वो होती है न्यूक्लिक एसिड। वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कहते हैं या नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, राइट, या फिर यहाँ पे आपके लिए नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस की अगर बात की जाए तो आपके लिए यहाँ पर चाहे डीएनए हो चाहे यहाँ पे आपके लिए आरएनए हो, समझिएगा इसको, चाहे यहाँ पे आपके लिए डीएनए हो चाहे यहाँ पे आपके लिए आरएनए हो, दोनों में ही आपके लिए न्यूक्लिक एसिड होते हैं। पहले डीएनए को देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो डीएनए होता है, राइट, हमारा जो डीएनए होता है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारा जो डीएनए है इसमें यहाँ पे आपका टी है, सी है, थाइमीन है, साइटोसिन है, जी है और जी के अलावा ए भी होता है। तो इतने ये 4 होते हैं डीएनए में। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो आपके लिए यहाँ पर अगर इतना देखा जाए, मतलब यहाँ पे CGAU अगर इतना देखा जाए तो ये आरएनए में होता है और पहले के अगर यूरेसिल छोड़ दिया जाए तो ये डीएनए में होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है? डीएनए है आपका आटा जैसा, आरएनए है आपका आउन जैसा, डन। तो यानी कि डीएनए में आपका थाइमीन होगा लेकिन यहाँ पे आरएनए में यूरेसिल होता है थाइमीन की जगह, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक्चुअली में केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए आरएनए क्या होता है ना। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो आपके लिए एक चीज और है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब डीएनए की बात चलती है हमेशा तो यहाँ पे आपके लिए एक साल आता है 1959 का, ओकोआ और कॉर्नबर्ग। कौन थे आपके लिए? ओकोआ और इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए कॉर्नबर्ग। तो ओकोआ और कॉर्नबर्ग ये यहाँ पे आपके लिए 2 व्यक्ति और इन्होंने यहाँ पे पहली बार डीएनए का आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया था, यानी कि लैब में डीएनए का निर्माण किया था। तो डीएनए का सबसे पहली बार यहाँ पे निर्माण यानी जो सिंथेसिस किया गया था वो ओकोआ और कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लिए सबसे पहले 1959 में यहाँ पे ओकोआ कॉर्नबर्ग ने आपके लिए क्या बनाया? डीएनए का निर्माण किया, ठीक है। और फिर आता है आपके लिए साल 1962 का और 1962 में यहाँ पे आपके लिए वॉटसन और वॉटसन के अलावा क्रिक। तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो आपके लिए वॉटसन और वॉटसन के अलावा यहाँ पे क्रिक, ये 2 वो व्यक्ति थे
जिन्होंने यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बनाया था, जिन्होंने यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का निर्माण किया था। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है यानी कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि आपके लिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। तो अगर इसका निर्माण किया गया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का अगर यहाँ पे निर्माण किया गया था, तो इसका श्रेय यानी कि द्विकुंडलीकरण, द्विकुंडली यहाँ पे आपका जो कुंडली है, जो आपका आधार था डीएनए का, इसका यहाँ पे सबसे पहले खोज की गई थी वॉटसन क्रिक। आइए हमसे मिलवा भी देते हैं। तो आपके लिए तो ये तीन व्यक्ति थे जिसमें वॉटसन, क्रिक, ये दोनों यहाँ पे आपके प्रोफेसर और स्टूडेंट थे। वॉटसन और क्रिक जो है ये आपके प्रोफेसर और स्टूडेंट थे। और वहीं आपके लिए अगर बात करें विल्किंस के बारे में, तो ये आपके लिए सिर्फ एक तरह से असिस्टेंट थे। तो इन तीनों ने जब यहाँ पे आपकी खोज की थी, राइट, तो खोज करने के बाद जो है यहाँ पे इन्होंने जो है आपके लिए जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी में विल्किंस को भी 1/3 का हिस्सा दिलवाया गया था वॉटसन और क्रिक के द्वारा। तो ये है आपके यहाँ पे डीएनए की वो महानतम खोज, जिसके आधार पे हम जान पाए कि भैया जिसके आधार पे हम लोग की पूरी दुनिया बनी है, उसमें आपके लिए ये भी आपके जो है इसका ये स्ट्रक्चर भी होता है, राइट। तो ये था आज के लिए। अब बताइए, अब यहाँ पे कोई डाउट या कोई समस्या? हाँ जी, अब यहाँ पे आपके लिए कोई डाउट या कोई समस्या? डन माना जाए यहाँ पे? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा, यहाँ तक डन माना जाए? अच्छे से आ गया? मतलब कोई डाउट हो आप लोगों को, किसी भी सर मैम को कोई चीज समझ में ना आई हो, या जो चीज आपको अभी भी समझ में आपको कोशिश है कि भाई एक बार और समझा दिया जाए, तो प्लीज। चलिए एक छोटा सवाल कर लिया जाए, अब इसी के आधार पे क्वेश्चन कर लिया जाए यहाँ पे। अगर आप लोग का मन हो क्वेश्चन करें यहाँ पे, किया जाए। चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए जो सबसे पहला सवाल बनेगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे अब देखिए सवाल क्या आ गया कि डीएनए जो है, राइट, वो आरएनए से कैसे डिफर करता है। सवाल ये पूछा गया है डीएनए से टीलोमियर, जरूर बताते हैं, 1 मिनट का जरा समय दे दें। यहाँ पे अब आपसे पूछा गया है कि आपके लिए डीएनए से आरएनए जो है ये किस आधार पे यहाँ पे आपका डिफर करता है। हाँ दीपिका जी बताएं, क्या होगा इसका आंसर? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वही आटा जैसा है, आटा जैसा है और आऊं जैसा है, आटा जैसा है और आपके लिए आऊं जैसा है, ठीक है। तो कौन सी चीज है इनमें से जो यहाँ पे आपकी डीएनए में तो होती है पर आरएनए में नहीं होती है? क्या जवाब होगा आपका? डीएनए में तो होती है पर आरएनए में नहीं होती है। तो आपके लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थाइम। राइट, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपके लिए? ऑप्शन नंबर डी यानी कि थाइम। अब देखिए आपने क्या कहा था कि एक बार जरा टीलोमियर बता दीजिए, समझिएगा यहाँ पे टीलोमियर का मतलब क्या है। टीलोमियर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपके एंड्स होते हैं, राइट, यहाँ पे जो पोल्स होते हैं आपके क्रोमोसोम के, उनको हम लोग यहाँ पे आपका टीलोमियर के नाम से जानते हैं। एक तरीके से आपकी क्रोमोसोम की पोजीशंस को बताते हैं, दूसरा ये आपके एंड को बताते हैं कि यहाँ पे अब आपका क्रोमोसोम खत्म हो गया। ये होते हैं टीलोमियर्स, तो टेल्स कह सकते हैं उसको हम लोग, राइट। क्लियर हो गया? सवाल किसने पूछा था? हाँ जी, प्री जी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। और इनके नाम, आप जो नाम पूछना चाह रहे हैं वो होते हैं यहाँ पे आपके लिए एसेंट्रिक, राइट, इसके अलावा होता है मेटासेंट्रिक, और एक और होता है आपके लिए सब मेटासेंट्रिक। यही नाम पूछ रहे हैं आप, राइट, यही नाम पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ, ठीक है। तो ये है ना। चलिए फिलहाल के लिए अब यहाँ पे हम लोग यही रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो कुछ क्रॉसिंग ओवर है, कुछ यहाँ पे आपकी डिजीजेस है, इसके अलावा मेंडल का इतिहास है, राइट, काफी कुछ है यहाँ पे आपके लिए। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। जो आपने पूछा है उसको हम लोग पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर कहते हैं, राइट, जो आपने पूछा था उसको हम लोग पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आज इसके जो सेशन हुआ है, राइट, इसमें हमें थोड़ा सा कुछ यहाँ पे मिला होगा, राइट, आज इस पूरे सेशन में। डन है, ठीक है। तो चलिए अब दीजिए इजाजत, राइट, फिर से मिलते हैं आपसे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।